नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में मिक्स जीके का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, यानी कि सभी टॉपिक यानी कि सभी सब्जेक्ट का मिला हुआ क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा दर्रा पीर पंजाल सीमा से होकर गुजरता है और हिमाचल प्रदेश के मनाली और लद्दाख के लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। यानी कि उस दर्रा का नाम आपको बताना है जो हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर को और लद्दाख के लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। और कुछ दर्रा के बारे में आपसे पूछा जाता है, जैसे कि बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ है? ये पूरी तरीके से जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी को मैदानी इलाकों से जोड़ता है। उसके बाद बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिला, ठीक ना, एक है लाहौर। लाहौर ये जो है पाकिस्तान में है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक लाहौल जिला है, ठीक ना, ल वाला। इस जिले को लद्दाख में लेह को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बारालाचा दर्रा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा क्योंकि भारत और चीन के बीच है, यानी कि नाथुला दर्रा जो है भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थार रेगिस्तान, जिसे महान भारतीय रेगिस्तान भी कहा जाता है, किस पहाड़ियों के पश्चिमी सिरे पर स्थित है? अरावली पर्वत होगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारत का सबसे पुराना पर्वत अगर कोई है तो यह है अरावली पर्वत, और ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ भारत के राजस्थान में है। और यहीं पर थार रेगिस्तान है, ठीक ना। थार रेगिस्तान का दूसरा नाम क्या है? महान भारतीय रेगिस्तान इसे कहा जाता है। और ये अरावली पर्वत के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। और अरावली पर्वत जो है, अरावली बोल रहे हैं, थार रेगिस्तान जो है दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में गिना जाता है। इसका दुनिया में कितने नंबर पर आता है? 17वें स्थान पर आता है थार रेगिस्तान। और अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? गेहूं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो देखिए, रबी फसल जो है सर्दियों की शुरुआत से शुरू होता है और गर्मियों की शुरुआत में खत्म हो जाता है। यानी कि अक्टूबर और दिसंबर से अप्रैल और जून के बीच जो है ये आपका रबी फसल का प्रक्रिया होता है। और रबी फसल की प्रमुख फसलें कौन कौन होगा? गेहूं होगा, जौ, चना और तिलहन। कंप्यूटिंग के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि कंप्यूटर यानी कि नेटवर्क के दुनिया में URL का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगर आपको URL समझना है तो एक उदाहरण लीजिए, यानी कि URL जो है एक वेबसाइट का नाम होता है। उदाहरण के लिए अपना वेबसाइट www.dailystudy.org, यानी कि URL का पूरा नाम होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि एक एड्रेस होता है वेबसाइट का www.dailystudy.org, उदाहरण के लिए। अगला प्रश्न, सर्वोच्च भारतीय सम्मान जो कि भारत रत्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अच्छा, अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1987 में। और सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954 में। और भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन। वैसे और 2 व्यक्ति थे, लेकिन सबसे पहले चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था, जो कि एक वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न,
संविधान का 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1976 में, इसमें प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? यानी कि संविधान के 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? 3 शब्द जोड़ा गया था, जिनमें कि कौन कौन था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन में देखिए इन 3 शब्द में से कौन है? समाजवादी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। और इसको आप ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। ये वर्ष पूछा जाता है क्योंकि इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, नए शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चिकनकारी कढ़ाई के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है? चिकन मतलब आप चिकन खाने वाला नहीं समझना भाई, चिकनकारी कढ़ाई के लिए इनमें से कौन सा जगह फेमस है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक ना। तो देखिए चिकनकारी कढ़ाई लखनऊ की पारंपरिक कढ़ाई शैली है और यह लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध कपड़ा सजावट शैलियों में से एक है, ठीक ना। ये चिकनकारी कढ़ाई जो है कपड़ा सजाने वाले शैलियों में से एक है और ये कहाँ की है? लखनऊ की है। लखनऊ वैसे कहाँ, किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, किस इकाई का उपयोग ज्योति तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? इंटेंसिटी की माप करने के लिए कौन सा इकाई का इस्तेमाल करते हैं? कैंडेला। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए ज्योति तीव्रता की SI मात्रक कैंडेला होता है। कैंडेला का सूचक यानी कि उसका पहचान चिन्ह क्या होता है? C और D। और आपसे पूछा जा सकता है केल्विन किसका इकाई मात्रक है? तापमान की, आधार की। और एम्पियर किसका है? ये आपका विद्युत प्रवाह की आधार का यूनिट है। अगला प्रश्न देखिए, किसने अकबरनामा लिखा था? अकबरनामा के लेखक कौन था? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए अकबरनामा अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है, ठीक ना। और अबुल फजल का पूरा नाम क्या था? अबुल फजल इब्न मुबारक। और ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था। और अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में। कौन भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? यानी कि भारत में नेशनल इनकम का अनुमान जो तैयार करता है, कौन सा संगठन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो देखिए सबसे पहले आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1876 में। 1867 और 68 के ये वाला में लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले। अगला प्रश्न देखिए, किसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है? न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सब में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो तीनों क्वेश्चन हम एक साथ करा देते हैं। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जे चैडविक को, ठीक ना। न्यूट्रॉन जे चैडविक। और आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज आपका जे थॉमसन होगा, ठीक। और एक पूछा जाता है प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। तो इस तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रश्न में है न्यूट्रॉन की खोज, तो जे चैडविक होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी से संबंधित फिर लगाइए, वैसे तो आप पढ़ लिए। इलेक्ट्रॉन की पहचान किसने की? यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब। इसी से संबंधित अगला देख लीजिए फिर, प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आप एक बार तीनों को देख लीजिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जे चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन। और प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक ना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं थे? काकोरी ट्रेन डकैती जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आसपास हुआ था, इसमें कौन सम्मिलित नहीं था इन ऑप्शंस में से? भगत सिंह होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो देखिए काकोरी ट्रेन डकैती
कब हुई थी? 1925 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक जगह है काकोरी रेलवे स्टेशन, यहीं पे हुआ था। और इस योजना को चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और मनमथ नाथ गुप्ता ने अंजाम दिया था, लेकिन भगत सिंह का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, बिष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ है? बिष्णुपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। देखिए आपसे डायरेक्ट प्रश्न ये पूछ लेगा कि टेराकोटा मंदिर कहाँ है? बिष्णुपुर में है। बिष्णुपुर कहाँ है? बिष्णुपुर जो है पश्चिम बंगाल में एक जिला है जिनका नाम है बांकुरा, और यहीं पे एक छोटा सा शहर है बिष्णुपुर, यहीं पे टेराकोटा मंदिर है। और डायरेक्ट प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि टेराकोटा मंदिर जो कि बिष्णुपुर पश्चिम बंगाल में है, ये किस शासकों द्वारा तैयार किया गया? मल्ल शासक, ठीक ना, मल्ल। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 12 सदस्य कुल मिलाकर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा से संबंधित बातें बताई गई है? अनुच्छेद 80 में। और इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250, जिनमें कि 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? यानी कि संविधान में अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट करना है, यानी कि बदलाव करना है, यानी कि संशोधन करना है, तो किस अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। अनुच्छेद 17 क्या है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को उन्मूलन किया गया है, यानी कि छुआछूत खत्म किया जाता है, अनुच्छेद 17 के तहत कर दी गई है। अनुच्छेद 23 इसमें क्या है? यातायात के निषेध और मजबूर श्रम से संबंधित, यानी कि यात्रा करने के लिए या फिर मजबूरी करके आप किसी को काम नहीं करवा सकते हैं, अनुच्छेद 23 में। सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 24 क्या है? तो देखिए अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चे को आप कारखानों या फिर कहीं भी आप काम उससे नहीं करवा सकते हैं। तो अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष का बच्चा को काम करने के लिए मना किया जाता है, अनुच्छेद 24। तो 14 वर्ष का बच्चा होता है, इसमें प्लस 10 कर दीजिए, कितना हो गया? 24। और 24 वर्ष की उम्र में वो सब चीज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, कमाने वगैरह, ठीक ना, वो अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं। अगला देखिए, कव्वाली का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ कव्वाली किसे कहा जाता है? ये होगा अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। और अमीर खुसरो किसका शिष्य था? सूफी फकीर निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? तृतीयक आर्थिक गतिविधि इनमें से कौन है? तो ये होगा आपका व्यापार, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे 3 क्षेत्र होता है वैसे 4 होता है, लेकिन पूछा जाता है 4 क्षेत्र। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र वैसा क्षेत्र जिसमें पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पाद हो, जैसे कि कृषि में आपका चावल, गेहूँ, कपास, यानी कि कृषि करना आप लोग क्या जमीन से करोगे, यानी कि पृथ्वी से करोगे, तो ये होगा आपका प्राथमिक क्षेत्रक। उसके बाद आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र वैसा क्षेत्र जिसमें कृत्रिम तकनीकें, जैसे कि आपका कोई मशीन वगैरह हो गया, मशीन के उपयोग करके आप डेवलप करें, जैसे कि फैक्ट्री वगैरह हो गया। फैक्ट्री वगैरह में जैसे गन्ना को काट लीजिए, उसके बाद उसको चीनी बनाते हैं, तो वहाँ फैक्ट्री ले गए ना, तो ये हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र। जैसे कि उदाहरण के लिए पौधे से कपास के रेशे का उपयोग करके कपड़े बनाना, ठीक ना, इसे वैसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया। ये आपका सेकेंड सेक्टर में आएगा। तृतीय क्षेत्र कौन है? वह क्षेत्र जो सेवाएं प्रदान करने के माध्यम से प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करता है, जैसे कि परिवहन, जैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं गाड़ी वगैरह का, तो ये आपको सेवा मिल रही है, ठीक ना, गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो सेवा मिल रहा है। संचार हो गया, यानी कि फ़ोन वगैरह यूज करते हैं, बैंकिंग, भंडारण, ये सब बिजनेस करना, ये सब आपका क्या हो गया? तृतीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, माधवपुर मेला कहाँ लगता है? माधवपुर मेला जो है गुजरात में लगता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। और माधवपुर जो कि गुजरात में है, ये एक ऐसा जगह माना जाता है जहाँ की भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया था, ऐसा माना जाता है। कहाँ के लिए? माधवपुर के लिए। तो और यहीं पे माधवपुर मेला लगता है, यही भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह समारोह के लिए, ठीक ना। और ये माधवपुर जो है समुद्र के किनारे पर स्थित है, पोरबंदर के नज़दीक है। 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक ना। एक प्रश्न आपके लिए है, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ है बीसीसीआई का हेड क्वार्टर, ठीक। और इस वीडियो का आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डेली स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का, ठीक ना। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ध्यान रहे कि ये ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन क्लिक रहे। और इस वीडियो को शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।